शुरुआत करते हैं इस पूरे विश्लेषण की। तुलनात्मक अध्ययन करते हैं दुनिया का, बताएंगे महत्व जनसंख्या का। देखिए साथियों, ये है वो सलाहकार जिन्होंने हाल ही में बयान दिया है। नाम है इनका प्रधानमंत्री फिल्मों के क्षेत्र के सलाहकार मसाको मोरी। इन्होंने हाल ही में कहा कि देश का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा अगर जन्म दर में गिरावट में कमी नहीं आई। देश की अर्थव्यवस्था चकनाचूर होने में देर नहीं लगेगी। ऐसी एक जानकारी इन्होंने ब्लूमबर्ग नामक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू के अंदर देते हुए कहा कि अगर जन्म दर घटती रही तो देश खत्म हो जाएगा। जापान टाइम्स की खबर देखते हैं। जापान टाइम्स खबर छापता है फरवरी 2023 के अंदर, जापान बर्थ रेट कंटिन्यूज टू डिक्लाइन प्लंजिंग टू न्यू रिकॉर्ड लो। जापान की बर्थ रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और उसने अपना एक न्यूनतम स्तर भी दर्ज कर लिया है। ब्लूमबर्ग में जहां इन मैडम ने इंटरव्यू दिया उसमें कहा गया है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में एक कहा गया है कि जापान में पैदा होने वाले लोगों की तुलना में लगभग दोगुने लोगों की मृत्यु हुई है। जहां जापान में एक वर्ष में 8 लाख लोगों से कम जन्म हुआ हो, वहीं लगभग दोगुना लगभग 1.58 यानी कि 15.8 लाख लोगों की मौत हुई है। यानी मौत की तुलना में पैदा होने वालों की संख्या कम है। यह नहीं है कि वहां पर कोई बेहतर इलाज के संसाधन नहीं है, परेशानी यह है कि वहां पर इलाज के बावजूद भी बूढ़ा होकर जो आदमी मर रहा है उसकी संख्या बहुत है। देश के अंदर 65 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं उनकी संख्या यूरोप के एक देश मोनाको के बाद सर्वाधिक है। रिपोर्ट का दावा है कि जापान की जो जनसंख्या है उसमें 65 साल से अधिक लोगों की जो उम्र है, 65 साल से अधिक उम्र के जो लोगों की संख्या है वो 29% से अधिक है। यानी 29% से अधिक यहां पर लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के निवास करते हैं। आप अंदाजा लगाइए, एक तिहाई आबादी जापान की 65 साल से अधिक उम्र के लोगों की है। जापान की जनसंख्या जहां 2008 में 12 करोड़ 80 लाख थी, उससे गिरकर अब 12 करोड़ 4 लाख 40 लाख या 46 लाख रह गई। यह गिरावट दिखाती है कि 2008 के मुकाबले 15 सालों के अंदर जनसंख्या में गिरावट आ रही है, जनसंख्या बढ़ नहीं रही है। यह चिंता का विषय है क्योंकि घटती जनसंख्या अगर आई तो इनको अपने देश के लिए सुरक्षा के लिए ना तो सैनिक मिलेंगे, ना इनको काम करने के लिए इंजीनियर मिलेंगे। जो आर्थिक ताकत इनकी आज है, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो जापान है, ये अपने आप को जिस समय चुनौती के दौर में खड़ा करना चाहेगी नहीं कर पाएगी। आज जापान पर सबसे बड़ा संकट नॉर्थ कोरिया जैसे देश का है, चीन जैसे देश का है, जो एनी टाइम जापान को बर्बाद करने के सपने देखते हैं। ये देश अगर चुनौती देने के लिए युद्ध के मैदान में खड़े हो गए तो इन्हें पर्याप्त मात्रा में सैन्य बल भी नहीं मिलेगा। यह चिंता जापान को सताई जा रही है। इसी वजह से जापान के प्रधानमंत्री ने भी इस विषय पर एक जांच कमेटी बिठाई है कि हम कैसे अपनी जनसंख्या को बढ़ाने का काम कर सकते हैं, जनसंख्या को बढ़ाने के लिए हम कौन से प्रोविजंस ला सकते हैं। लेकिन जब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले आपका दिमाग जानने का कोशिश कर रहा होगा कि सर आफ्टर ऑल कोई तो कारण होगा जापान की जनसंख्या की कमी का। बहुत सारे कारण हैं और उन बहुत सारे कारणों की व्याख्या हम एक एक करके आपके साथ करने जा रहे हैं। आपके दिमाग में एक प्रश्न पहले बनना शुरू हो चुका होगा कि सर जनसंख्या की ग्रोथ रेट के लिए कोई दुनिया में स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्या? मैंने कहा बिल्कुल है। क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जरा बताइए। हमने कहा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा माना गया है और वो ये है कि दुनिया में यदि 1000 महिलाओं के द्वारा अपने एक्टिव प्रजनन काल में जितने बच्चे पैदा किए गए, प्रजनन काल 15 वर्ष से लेकर 49 वर्ष की उम्र को माना गया, इसमें जो बच्चे पैदा हुए उनकी संख्या को महिलाओं की संख्या से विभाजित कर दो। तो बोले इससे क्या अर्थ निकलता है? हमने कहा इससे जितने बच्चे महिलाओं ने पैदा किए उनसे जो संख्या निकल कर आती है उस संख्या को फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। फर्टिलिटी रेट का अर्थ क्या हुआ? एक महिला द्वारा अपने प्रजनन काल में जन्म दिए गए बच्चों की संख्या ये कितनी हो तो बेहतर है। साथियों, यदि यह संख्या 2.1 हो, इसका अर्थ समझिएगा साहब। इसका अर्थ हुआ कि यदि एक महिला के द्वारा प्रजनन काल में अपने द्वारा, यानी ऐसे समझिए 1000 महिलाओं ने अपने प्रजनन काल में, यानी कि उनकी उम्र 15 वर्ष से 49 वर्ष के बीच में है और उन्होंने 2100 बच्चों को जन्म दिया, तो आपकी संख्या निकलकर आएगी 2.1। यूएन कहता है कि यदि एक महिला 2.1 बच्चे को जन्म दे तो इस पूरी दुनिया की जनसंख्या जहां आज है वहीं बरकरार रह जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। इसी वजह से इस 2.1 को रिप्लेसमेंट रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिप्लेस आ गया। इसी वजह से इस 2.1 को रिप्लेसमेंट रेट कहा जाता है। तो रिप्लेसमेंट रेट क्या है अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। 15 से 49 वर्ष की उम्र में जो महिलाएं हैं उन्होंने जितने बच्चों को जन्म दिया उनकी संख्या है। क्लियर? नापते कैसे हैं इसको? मैंने इसको कह दिया 2100 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, इतने बच्चे डिवाइडेड बाय महिलाएं। क्लियर हो गया? अच्छा, दुनिया में जितनी जनसंख्या है उतनी बरकरार रह जाएगी अगर ये नंबर रहा। अगर यह नंबर, अच्छा आज की स्थिति में पूछना चाहेंगे आप कि सर आज की स्थिति में कितना चल रहा है नंबर? ये वाला ये नंबर चल रहा है 2.3। 2.3 का मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि महिलाएं 1000 हैं और उनके द्वारा 2300 बच्चों को जन्म दिया जा रहा है विश्व में। ये तो यूएन मानता है कि यदि ऐसा हो जाए तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। दैट इज ये रिप्लेसमेंट रेट है। जितने लोग जिंदा हैं वो मर गए अगर, तो जो आने वाली जनरेशन है वो उसकी जगह ले लेगी। यानी जैसा चल रहा है अगर वैसा मेंटेन रह गया तो हम इतने में जनसंख्या को आज की संख्या पर कंट्रोल कर लेंगे, यानी कि ले जाएगा। हो क्या रहा है? पूरी दुनिया का वैश्विक अनुपात, महिलाएं 1000 जन्म ले रहे हैं 2300 बच्चे, अर्थात इन 0.2 की वजह से जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की जा रही है। अर्थात रियलिटी अभी क्या चल रही है तो वो मैंने आपके सामने रख दिया। ये करंट डेटा है, ये तो हुआ विश्व का रियल ये है, यूएन ये चाहता है, ये तो होगा फिगर। आगे बढ़ते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन बनना शुरू होगा, इंडिया के क्या हालात हैं जरा वो बताइए। ठीक है, इंडिया के हालात देख लीजिए साहब। इंडिया के हालात हैं, भारत की जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.05 है, अर्थात वैश्विक अनुपात जो 2.1 होना चाहिए उससे कम है। ये इंडिया का करंट फर्टिलिटी रेट है। ये इंडिया का करंट फर्टिलिटी रेट क्या कहता है? ये कहता है कि जितने बच्चे पैदा होने चाहिए उससे कम पैदा हो रहे हैं। दैट मींस इंडिया की जनसंख्या अब डिक्लाइनिंग फेज में है, भारत की जनसंख्या अब घट रही है। उम्मीद है अब आपको ये फिगर भी समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया? अब आपने इंडिया की जनसंख्या तो 140 करोड़ समझ रखी है, घट भी जाएगी तो चलो कंट्रोल नहीं आएगी। जापान के हालत क्या है? जापान के हालत आज का विषय है, इसीलिए आप उसे सुन रहे हैं। जापान में यह नंबर सरकार के तमाम प्रयासों के बाद 1.4 है। फिर से सुनिए, 2.1 रहे तो जितनी जनसंख्या है बरकरार रह जाएगी। वर्तमान में दुनिया 2.3 पर चल रही है, अर्थात जनसंख्या दुनिया की बढ़ रही है। भारत के केस में जनसंख्या कम होना शुरू हो रही है, लेकिन जापान के केस में यह नंबर बहुत चिंताजनक है। कितना है? यहां 1.4 है। साथियों, एक समय पर तो यह नंबर घिस करके 1.26 पहुंच गया था, अर्थात 1260 बच्चे जन्म ले रहे थे 1000 महिलाओं पर। यह इतना चिंता का विषय हुआ कि सरकार को जनसंख्या बढ़ाने के लिए अपने द्वारा इंसेंटिव देने पड़े। इंसेंटिव से मतलब लोगों को अपने द्वारा टैक्स रिबेट देनी पड़ी, जॉब में रिलैक्सेशन देना पड़ा कि यदि आप जनसंख्या बढ़ाने में मददगार साबित होंगे तो हम जनसंख्या के लिए आपका रोल महत्वपूर्ण मानेंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहां तक क्लियर हुई कहानी? अब अगर ये बात है तो प्रश्न बड़ा खड़ा होता है कि साहब ऐसी स्थिति का, चलो ये तो मेहनत करके इन्होंने यहां पहुंचा दी, लेकिन अभी भी ये चिंताजनक है, तो इसका कारण क्या है?
सवाल समझ में आ गया? इसका कारण क्या है? चलिए आपको पहला कारण बताते हैं। देखिए पहले एक फिगर देख लीजिए आप, जो आपको समझाने के लिए पर्याप्त होगा। जनसंख्या का जो घटता हुआ क्रमांक है वो महिला और पुरुषों की संख्या में जो संख्या की वृद्धि है उसे घटाता हुआ 2070 तक इस तरह से व्यक्त कर रहा है। 85, 90 और 95 और 2100 एकदम यह ग्राफ जो स्थिति है वो बहुत सीमित संख्या तक सिकुड़ रही है। ऐसा हो क्यों रहा है? जैसा मैंने आपसे अभी कहा कि जापान की पॉपुलेशन 12.57 करोड़ दिखाई पड़ती है और इस बढ़ती हुई जनसंख्या में इनका टीएफआर बहुत बड़ा योगदान देता है, वो जो कि 1.4 तक पहुंच चुका है। तो इसके पीछे का मैंने कंपैरिजन इंडिया वाला भी आपको दे दिया है, फर्टिलिटी रेट भी आपको समझा दी है। तो यहां पर पहला कारण जो आ रहा है वो है यहां का सामाजिक ताना बाना। बहुत बड़ा कारण जो आ रहा है, देखिए मैंने इसीलिए कहा यह जो इशू है ये सामाजिक व्यवस्थाओं से भी जुड़ा हुआ है। रिसेंटली भारत में एक बहुत बड़ा केस हुआ था, श्रद्धा मर्डर केस। श्रद्धा मर्डर केस में एक टर्मिनोलॉजी काफी ज्यादा चर्चा में आई थी, दैट वाज लिव इन रिलेशनशिप, कि वो लड़की जो है वो लिव इन रिलेशन में रह रही थी। उसके बाद से लोगों ने इस पर चर्चा करना शुरू किया कि ये होता क्या है, इसका मायना क्या होता है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये सब बातें चर्चा में समाज के अंदर आने लगी, क्योंकि समाज का एक नया व्यवस्थाक्रम समझ में आने लगा। जापान की तो सबसे बड़ी परेशानी ही लिव इन रिलेशनशिप है। क्या परेशानी है साहब? यहां पर महिला और पुरुष विवाह से बचना चाहते हैं और विवाह से बचने के स्थान पर वे केवल एक दूसरे के साथ बिस्तर साझा करना चाहते हैं और एक दूसरे के मदद करने के लिए मित्र जिस तरह से व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार निभाना चाहते हैं। अर्थात यहां पर सामाजिक ताना बाना से हटकर एक दूसरे के साथ बंधन के साथ रहने के स्थान पर खुलेपन को इतना पसंद किया गया कि महिला और पुरुषों ने विवाह करना ही त्याग दिया। आप पूछेंगे ये कैसे बोल सकते हो? मैं आपको कुछ डेटा दूंगा, उस डेटा से आप अंदाजा लगाएंगे कि कितना परसेंट लोग ऐसे हैं जापान में जिन्होंने शादी करने से ही इनकार कर दिया क्योंकि वे लिव इन में रहकर खुश थे। अब आपको ऐसा लगेगा सर लिव इन में रहकर खुश थे का अर्थ ये हुआ कि ये विवाह से बचना चाहते थे? जी नहीं, लिव इन में यानी कि एक साथ एक दूसरे के साथ रहने पर आफ्टर ऑल मजबूर किसने किया उसको जानने के लिए आप इस सेशन को एंड तक सुनिएगा। फिलहाल तो आप कारण नंबर 1 पर हैं कि ये एक दूसरे के साथ लिव इन में रहते हैं, शादी नहीं करते हैं। शादी नहीं कर रहे तो बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी उन पर नहीं आ रही है, ऐसी स्थिति के अंदर चीजें बिगड़ रही हैं। तो आपको एक फिगर देखिए, 1950 के दशक के बाद जापान में शादी के बाहर बच्चे का जन्म लगभग 2% हुआ, यानी कि लिव इन में रहने वाले लोगों ने मात्र 2% लोगों ने बच्चे पैदा किए। जापान की प्रजनन दर में गिरावट का मुख्य रूप से युवा महिलाओं की शादी का कारण है। जापान में चरम प्रजनन उम्र जिस समय सबसे ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं उस समय पर अब अविवाहित रहने वाली लड़कियों का अनुपात बढ़ रहा है। 1975 के बाद यह 21% से ऊपर चला गया है, यानी 21% लड़कियां जो इस एज ग्रुप में हैं जिस समय बच्चियां मां बनती हैं वो विवाह नहीं करना चाह रही हैं, उनकी संख्या 21% तक पहुंच गई है। साल 2020 में 25 से 29 साल की उम्र की 66% लड़कियों ने शादी नहीं की, वहीं 30 से 34 साल की उम्र की 39% लड़कियों ने शादी नहीं की। जापान का यह आंकड़ा चौंकाने वाला नहीं अपितु डराने वाला है। डरा क्यों रहा है समझ में आया? वहां की सरकारें चिंतित हैं कि जब हम ये संपत्तियां बना रहे हैं इनका संरक्षण कौन करेगा? जापान तो हाईटेक बन गया लेकिन इसमें रहेगा कौन? ये चिंताएं क्यों बन रही हैं? क्योंकि महिलाएं गर्भ धारण करने से, बच्चा पालने से बचना चाह रही हैं। उसका नमूना और प्रेजेंटेशन क्या बता रहा है कि जो शादी योग्य हैं, जो शादी के बाद बच्चा करने की उम्र में महिलाएं हैं, वो विवाह करने से कतरा रही हैं। 21% महिलाएं ऐसी हैं। बहुत बड़ा नंबर होता है, 1/5 आबादी ऐसी हुई हो समझिए। आप इधर देखिए, रिकॉर्ड नंबर ऑफ यंग पीपल इन जापान रिजेक्टिंग मैरिज ऐसा सर्वे में पाया गया है। ये सितंबर 2022 की कटिंग आपके सामने है, ठीक है साहब। अब इसके पीछे का क्या कारण है? क्योंकि हर कोई कारण जो है, मतलब हर घटना अपने पीछे कोई कारण लेकर आती है। हर घटना अपने पीछे कोई कारण लेकर आती है। तो मैं अब आपको एक स्टडी का आंकड़ा साझा कर रहा हूं कि भाई महिलाएं क्यों कह रही हैं कि हमें बच्चे नहीं करने। उसके पीछे का कारण सुनिए। कारण है यहां पर वुमन एम्पावरमेंट, महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट में जो योगदान दिया गया है या महिलाएं जो काम करने जा रही हैं, रोजगार में जो भागीदार बन रही हैं, उनका परसेंटेज देखें आप एक बार। सब महिलाओं ने 2013 के अंदर 47% महिलाएं नौकरी करती थी। आज की स्थिति 53% महिलाएं जापान के अंदर नौकरी कर रही हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, तो क्या नौकरी करना बच्चे पैदा करने में बाधा बनता है? क्या आप ये कहना चाहते हैं क्या कि महिला एम्पावर हो गई तो फिर वो बच्चे पैदा नहीं करेगी? मैं नहीं कह रहा, ये सब बातें ये फिगर्स हैं जो एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। फिर आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, महिला को नौकरी के लिए मजबूर किसने किया? इस समाज ने किया। सरकार का रोल आएगा, एंड में आएगा वो, लेकिन फिलहाल के लिए आप फिगर्स देखते चलिए। जो ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं आप उन्हें समझिए। महिलाओं का जैसे जैसे कार्य में भागीदारी बढ़ता गया, जापान के अंदर जो शादी न करने वालों की संख्या है वो बढ़ती गई। शादी न करने वालों की संख्या बढ़ती गई तो इनके यहां पर टीएफआर घटते घटते निचले स्तर तक पहुंच गई। अब ये नमूना जब देखा गया, ये केवल जापान में नहीं, इन दिनों चीन के अंदर भी यही चीज की सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। हम आएंगे उस पर भी। तो जापान की युवा लड़कियां देश के आर्थिक अवसरों में तेजी से सुधार के कारण शादी करने और बच्चा पैदा करने से कतराने लगी हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या है? स्वाभाविक सी बात है कि महिला जब जॉब पर होती है, अगर उसे गर्भ धारण करना पड़े, बच्चे का लालन पोषण करना पड़े, तो वो जिस गति से तेजी से जॉब में आगे बढ़ रही होती है, लगभग 1 से 1.5 या 2 साल का उनकी प्रोग्रेस में एक रुकावट आ जाती है। यह अवधारणा या धारणा नहीं है, ये सच्चाई है। केवल सरकारी नौकरियां ही इसलिए पसंद की जाती है क्योंकि उसमें प्रोग्रेस आपके टाइम बाउंड मैनर में होती है। प्राइवेट सेक्टर जो कटथ्रोट कंपटीशन का चलता है, जहां की आपकी कॉम्पिटेंस मायने रखती है, वहां पर महिलाओं के गर्भ धारण करने से लेकर बच्चे को जब तक वो स्कूल जाने लायक स्थिति में ना हो जाए, महिला को अपनी कॉम्पिटेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब वो जो कॉम्पिटेंस में कॉम्प्रोमाइज है, इससे बचने के लिए महिलाएं अपने आप को ऐसा पा रही हैं कि उन्हें बच्चे पैदा ही नहीं करने चाहिए, क्योंकि उन्हें योगदान अर्थव्यवस्था में देना है, इंडिपेंडेंसी को देना है और आगे लेकर आगे बढ़ना है। एक नमूना देखिए, जापान में 4 सालों के अंदर जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, जैसे कि जो आप बीटेक इंजीनियरिंग वगैरह टाइप के कोर्स करते हैं, उनमें दाखिला लेने वालों में लड़कियों की संख्या में भारी इजाफा दर्ज किया गया है। इजाफा इतना कि यहां 4 वर्षीय कॉलेज प्रोफेशनल कोर्स के अंदर महिला युवा जो है उनकी संख्या के अंदर बेहतरीन बढ़ोतरी देखी गई है। यानी महिलाएं प्रोफेशनल बनना चाहती हैं, शादी के बंधन में बंधने के लिए वो तैयार नहीं हो रही हैं। लड़कियां ना तो शादी करना, ना बच्चे पैदा करना, ना उनकी परवरिश करना, ना घर संभालना, इन्हें अब वो बोझ समझने लगी हैं। अब इसके पीछे का एक कारण पुरुष समाज के ऊपर भी जाता है। वो क्या है? जापान के जो पुरुष हैं वो महिलाओं के साथ अगर काम में साथ देते तो शायद ये स्थितियां ना आती। घर में जिस प्रकार से पुरुष कार्य में सहायता देते हैं, अगर वो यहां पर भी दे रहे होते तो महिलाओं की यह मानसिकता विकसित ही ना हो पाती। यही कारण है कि जापान में बढ़ती हुई वर्कफोर्स में महिलाओं का योगदान बढ़ता चला गया और समाज एकाकीपन की तरफ चला गया। महिला और पुरुष एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगे, शारीरिक जरूरतों की पूर्ति होने लगी, लेकिन समाज की जिम्मेदारियों से बचने का रास्ता अपना लिया। आपके सामने एक एग्जांपल है, रिकॉर्ड नंबर वुमेन जॉइनिंग जापानीज वर्कफोर्स। आप यहां पर देखें कि जापान के अंदर जो वर्कफोर्स में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन रहा है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। जहां पुरुषों का डिक्रीज हुआ है वर्कफोर्स में, जापान में काम करने वाले लोगों के अंदर प्रतिशत पुरुषों की संख्या घटी है, वहीं महिलाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। वो 46% से बढ़कर 51% पहुंच गई, लगभग 52% 2019 के अंदर पहुंच गई। क्लियर है? किसी देश की शुद्ध वार्षिक जनसंख्या की परिवर्तन की गणना इन सब में केवल यह कहना कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे, यह भी गलत है। बहुत से अन्य कारण भी हैं, जैसे लोगों का पलायन करके दूसरी जगह
जगह जाना, नए जन्म लेना, वृद्धों की मृत्यु होना और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में निक्की एशिया के अंदर इस महीने में एक खबर छपी और कहा कि जापान की समस्या का समाधान क्या हो सकता है। आंसर था कि लोग दूसरी जगह से पलायन करके जापान रहने चले जाएं, तभी संभव है कि जापान अपनी जनसंख्या को बचा पाएगा। अर्थात आप और हम जैसे लोग जो जनसंख्या की वजह से परेशान हैं, हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है, हमारे पास में जगह का अभाव है, रोजगार का अभाव है, ऐसी स्थिति में क्यों ना हम जैसे देश से लोग जहां बड़ी मात्रा में जनसंख्या है वो जाकर जापान रहने चले जाएं। तो अब लोग ये कह रहे हैं, आपने देखा होगा कनाडा ने हाल ही में बहुत से लोगों को अपने यहां रहने के लिए परमानेंट स्थान दे दिया है। जहां कहीं पर भी विवाद चल रहा हो, कनाडा बोलता है हमारे यहां आकर रह लो, विवाद हो हमारे यहां आ जाओ। यानी आपके पास जगह है, उस पर रहने के लिए वर्कफोर्स चाहिए। वर्कफोर्स के लिए अब इन देशों की तरफ देखा जा रहा है जहां पर बड़ी जनसंख्या लोग पैदा हो रहे हैं। ठीक है, इमिग्रेशन सॉल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है। आप में से कुछ लोग कहेंगे फिर तो साहब हमें भी आवेदन कर ही देना चाहिए, आज से हम हमारा जूता जापानी नहीं, हमारा सब कुछ जापानी होगा। इतना आसान नहीं है। आप पूछेंगे क्यों? जापान के नियम कड़े हैं। मैंने कहा वो तो बात दूसरी है कि जापान का पासपोर्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में हमेशा टॉपर में रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर एक और परेशानी है, वो क्या है? यहां की महंगाई। साथियों, असल में जापान में जो महंगाई है वो हिंदुस्तान की तुलना में ऑलमोस्ट 1.5 गुना है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या है? मैं आपको कुछ नमूने देता हूं। 1.5 से 2 गुना तो आम बात है जापान के अंदर महंगाई का होना। दुनिया के लिए चिंता का सबब है जापान की महंगाई। कहा जाता है कि भारत से 182% तक सामान महंगा है, वहीं चीन में भारत से 104% तक सामान महंगा है। आप पूछेंगे ये कैसे तय होता है? चलिए मैं इसको इंडियन रुपी में ही कन्वर्ट करके तय करवाता हूं। इंडियन रुपी जैसे भारत में यदि आप भोजन करने जाएं, ब्रेकफास्ट नहीं लंच करने जाएं, आपने कोई कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई भी जूस वगैरह खरीद कर खाना खाने की कोशिश की, तो सामान्यतः आप 371 रुपए में जो भोजन करके आएंगे, जापान में वही भोजन करने में आपको 951 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं पर यदि जापान के अंदर आपको 1 लीटर दूध खरीदना पड़ा जो भारत में 55 से 60 रुपए में मिल जाता है, भारतीय रुपए में कन्वर्ट करके अगर जापान में उसी को तुलनात्मक रूप से जाना जाए तो वो 139 रुपए लीटर पड़ता है। यानी जापान की जो महंगाई है वो भारत की तुलना में कई गुना अधिक है। ऐसी स्थिति में जो सामान्य जीविका, अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या है? मैं आपको कुछ नमूने देता हूं। 1.5 से 2 गुना तो आम बात है जापान के अंदर महंगाई का होना। दुनिया के लिए चिंता का सबब है जापान की महंगाई। कहा जाता है कि भारत से 182% तक सामान महंगा है, वहीं चीन में भारत से 104% तक सामान महंगा है। आप पूछेंगे ये कैसे तय होता है? चलिए मैं इसको इंडियन रुपी में ही कन्वर्ट करके तय करवाता हूं। इंडियन रुपी जैसे भारत में यदि आप भोजन करने जाएं, ब्रेकफास्ट नहीं लंच करने जाएं, आपने कोई कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई भी जूस वगैरह खरीद कर खाना खाने की कोशिश की, तो सामान्यतः आप 371 रुपए में जो भोजन करके आएंगे, जापान में वही भोजन करने में आपको 951 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं पर यदि जापान के अंदर आपको 1 लीटर दूध खरीदना पड़ा जो भारत में 55 से 60 रुपए में मिल जाता है, भारतीय रुपए में कन्वर्ट करके अगर जापान में उसी को तुलनात्मक रूप से जाना जाए तो वो 139 रुपए लीटर पड़ता है। यानी जापान की जो महंगाई है वो भारत की तुलना में कई गुना अधिक है। ऐसी स्थिति में जो सामान्य जीविका का खाना है वो 135% तक ज्यादा महंगा होता है। आप पूछेंगे और ये तो चलो खाना हुआ, मैंने कहा भाई रोटी कपड़ा और मकान ये बुनियादी आवश्यकता होती है किसी के भी रहने की। अब आप आ जाइए रहने के ऊपर, मकान के ऊपर। मकान में जहां भारत के अंदर एक फर्निश्ड फ्लैट का मासिक किराया अगर आप मुंबई जैसी जगह पर रह रहे हो तो भी आपको 50,000 रुपए महीने में बेहतरीन तरीके से एक रहने लायक पॉश इलाके में, 50,000 बहुत बड़ी रकम है, उतने में आपको फिर भी एक रहने लायक लग्जरी फ्लैट मिल जाएगा। वो बात दूसरी है कि आप 5 लाख रुपए रेंट देकर रह रहे हो या 5,000, लेकिन एक सामान्य जिंदगी जीने वाला व्यक्ति से मतलब उससे अपर मिडिल लेवल क्लास की बात कर रहे हैं अपन, वही चीज अगर जापान में लेने जाएं आप तो वो 1,37,000 रुपए में पड़ती है। अर्थात लिविंग लगभग 3 गुना महंगी है। वहीं अगर हम कपड़ों की बात करें तो एक साधारण कैलकुलेशन जींस के पैंट से देखा जाए तो लेवाइस की जींस जो भारत में 2594 रुपए में एक साधारण जींस आ जाती है, जापान में वो साधारण रेंज 4,000 रुपए से शुरू होती है। इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ? रोटी कपड़ा और मकान ये तीनों जापान में भारत से कई गुना अधिक महंगे हैं। क्या यही महंगाई तो वो कारण नहीं जो कि हर चीज का रूट कॉज हो? आप पूछेंगे कैसे? हमने कहा आपने अब तक क्या सुना? आपने अब तक सुना कि यहां पर लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। क्या बच्चे गुड्डा गुड्डी का खेल है? क्या बच्चे पैदा किए वाओ बधाई हो? नहीं साहब, एक बच्चे की परवरिश में जो खर्चा होता है जापान जैसे महंगे देश में उसकी कितनी महंगाई होगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 1, जब महंगाई इतनी ज्यादा है क्या महिलाओं का काम करना उनकी इच्छा है या मजबूरी है? नंबर 2, यहां पर महंगाई इतनी है कि यदि व्यक्ति अकेला कमाने निकले तो शायद वो परिवार का भरण पोषण ना कर पाए, इस कारण से महिला और पुरुष को लग के काम करना पड़ रहा है। 2 कारण। नंबर तीसरा कारण, जब यहां पर महंगाई को ही कंट्रोल नहीं किया जा सका है तो महिला पुरुष को आप विवाह के लिए मना कैसे लेंगे? क्योंकि वर्कफोर्स तो ऑलरेडी जॉब में इन्वॉल्व है, आप उन्हें टाइम कैसे दे पाएंगे? यानी इन सब चीजों के पीछे मैंने कहा सरकार जिम्मेदार है। वो सरकार जिम्मेदार कैसे हुई? महंगाई की वजह से। होना क्या चाहिए था? जापान में जब इतनी टेक्नोलॉजी है तो चीजें तुलनात्मक रूप से सस्ते दामों पर मिलनी चाहिए थी। जब चीजें सस्ते दामों पर मिलती तो आजीविका आसान होती। आजीविका आसान, इंडिया में आइए, मोस्ट वेलकम है आपका। आजीविका इतनी आसान है कि आदमी कई बार तो ये डायलॉग मारता हुआ पाया जाता है कि भाई साहब मैं 5 रुपए जेब में रखूं और सुबह से लेकर शाम तक केवल रिश्तेदारों के चाय कॉफी पीते हुए निकल जाऊं तो भी मेरा दिन कट जाएगा। भारत में आप अगर 1 पैसा नहीं कमाते हैं तो भी चिंता ना करें, भारत सरकार है आपको तरह तरह की योजनाओं से लाभ पहुंचाने के लिए। हालांकि भारत में पाकिस्तान से जस्ट डबल गरीबी रेखा के नीचे वाले रहने वाले लोगों की संख्या है। अरे भाई आबादी भी तो बहुत ज्यादा है ना, दुनिया की 1/5 आबादी हम रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी परवरिश करने के लिए भारत सरकार मुफ्त अनाज से लेकर मनरेगा की मजदूरी, हेल्थ सुविधा से लेकर के रोजगार की सुविधा तक सरकार उपलब्ध कराती है। तो आप कहेंगे क्या वहां पर सामाजिक सुविधाएं नहीं है? लगता तो नहीं है, क्योंकि इतनी महंगाई अगर वहां है तो वो सामाजिक सुविधाएं हैं किसके लिए? ये समझने का प्रश्न है। इसी कारण से यहां की सरकार टैक्स इंसेंटिव और फाइनेंशियल बेनिफिट देकर लोगों को आकर्षित कर रही है कि भाई मैं तुम्हें टैक्स में राहत दिलवा दूंगा या तुम्हें फाइनेंशियल बेनिफिट दे दूंगा, एक बार के लिए साथ चलो। यही कारण है कि जापान की सरकार ने 48,000 रुपए तक यहां लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट देने का पेमेंट में निर्णय किया है यदि बच्चा पैदा होता है। उम्मीद है आपको सारी बातें आसान भाषा में समझ में आ गई होंगी। बाकी आपकी क्या राय है? आप अपनी राय रखने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। मैं आपको यहां पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन चीजों से जुड़े हुए यूपीएससी सीएपीएफ के दिखा दे रहा हूं, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आपसे छोटी सी गुजारिश इसी नाम पर हम कर लेते हैं, वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड पर एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, यदि आप सेशन में नए हैं तो उसे दबा दें क्योंकि उससे आपसे कोई चार्ज नहीं लगता। और तो और